नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वास्तव में भारत का स्वर्ग कहा जाता है, या यूँ कहें कि दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। आप लोग समझ ही गए होंगे, वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज़ों ने उस समय ये शर्त रखी थी रियासतों पे जो हमारे देश पे थी कि या तो आप भारत पर शामिल हो जाइए या फिर पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए या फिर आप अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। उस समय के तत्कालीन राजा जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा थे, राजा हरि सिंह, तो उन्होंने ना भारत पर शामिल होना चाहा ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहा। जम्मू कश्मीर के नाम से एक अलग राष्ट्र बनाया। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक रहा, सब कुछ अच्छा ही बीत रहा था। अचानक से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हमला होते ही लगभग 40% भाग पाकिस्तान ने कब्जा लिया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से भी जाने जाते हैं। उस पाक अधिकृत कश्मीर में लगभग जो 30% जो भाग है वो पाकिस्तान के अंडर में है, और जो 10% भाग है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और जो शेष 60% भाग बचा वो आज भी भारत के पास है। चलिए, ये तो बात इसकी हो गई। लेकिन होता क्या है, उस समय जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करता है तो हमला करते ही जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो भारत के पास आते हैं और भारत से सहायता मांगते हैं। ये वाक़या 24 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी के लगभग है। भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपको हमसे अगर आपको सहायता लेनी है तो आपको एक संधि पत्र पर आपको विलय करना होगा। उसके तहत जम्मू कश्मीर भारत में संधि पत्र पर साइन करना पड़ेगा। उसके तहत जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। अब विलय होने के उपरांत ही पूरी तरह से ये जो विलय था ये अस्थाई विलय था, और इसमें ख़ास तौर से जो रक्षा और संचार मंत्रालय है इसमें ये कहा गया कि इससे पूरी तरह से भारत सरकार देखेगी। भारत अपने सैनिक भिजवाता है। काफ़ी हद तक जो श्रीनगर तक पाकिस्तान के सैनिक घुस गए थे तो उनको भारत ने एक तरह से भगा दिया। इसके बाद क्या होता है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ये मामला ले करके संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना, और आज 2020 आ गया, लगभग 73 साल बाद भी ये मामला उसी तरह लटका हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर है, तो इसके पहले आज जो इस समय बहुत ही जोर शोर से यह चल रहा है कि हमारे देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो आज नहीं तो कल पूरे मिशन में है एक उनके ले लेंगे। आखिर ये क्यों पीओके लेना चाहते हैं? तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो अगर देखा जाए, ये हमारे ही देश का पार्ट है। अब जब ये हमारे ही देश का पार्ट है तो अपने देश के बारे में देश का भूभाग कौन नहीं लेना चाहेगा। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसकी सीमा अफ़गानिस्तान से मिलती है। अफ़गानिस्तान के अलावा ये पाकिस्तान, और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो ये एक एक तरह से ज़मीनी रास्ता जो जाता है, केवल यही रास्ता कनेक्ट करता है जो ज़मीन से होकर के जाता है। तो इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हालांकि अगर हम पहले की भी बात करें, कई बार ऐसा मौका आया जब ये सुविधा
इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, पता नहीं क्यों नहीं किया गया। शायद उस समय भी बहुत कारण रहे होंगे। सन हम 1971 की बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, तो उस समय बहुत हम लोग आसानी से पीओके को ले सकते थे। तो शायद इंदिरा गांधी ने इस वजह से नहीं लिया रहा होगा कि जो पीओके में अधिकतर जो जनसंख्या है वो मुस्लिम है, और वहाँ पर उनको ये लगा होगा कि इसको संभालना मुश्किल पड़ आएगा। और पहले इतना नहीं सोचा जाता था कि इतना सामरिक दृष्टि से इतना महत्व है, इस कारण उन्होंने इसको लेना उचित नहीं समझा। हालांकि आज की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि पीओके में 8 ज़िले हैं, 19 तहसीलें हैं। पीओके की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 8 ज़िले हैं और 19 तहसील है। और जो एक हिस्सा जो हमने बताया था ना कि जो 10% चाइना को इन्होंने दे दिया था, ये सन 1963 में चाइना को भेजा था। इस क्षेत्र को सीडेड एरिया या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और यही एक रास्ता है जो काराकोरम जो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। अगर हम जो पीओके में वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो लगभग वहाँ का जो क्षेत्रफल है 13,000 वर्ग किलोमीटर है और 30 लाख लोग रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो अगर हमारे देश में अगर हम पीओके लाने में सफल हो पाते हैं तो सामरिक दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अलावा है ही है। इसके अलावा टूरिज्म जैसी सुविधाओं को भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, पर्यटन जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलने के साथ साथ पूरे देश का भी फायदा हो सकता है। धन्यवाद।